Dear students, in this heading, we will compare standard thermodynamic process. स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस में मेनली चार प्रोसेस आती हैं, एक आइसोकोरिक, देन आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक. बेस्ड ऑन दैट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको भी करेंगे. बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट आइसोकोरिक, देन आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक. आइसोकोरिक का जो मेन पॉइंट है वो है कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और आइसोबारिक का जो मेन पॉइंट है वो ये कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, और आइसोथर्मल का जो मेन पॉइंट है वो है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. एंड एडियाबैटिक का जो मेन पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है. सिमेट्री बनाने के पॉइंट से अगर बात करें कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो कांस्टेंट होगी, तो जवाब है कि यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट होगा. इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है आइसो एंट्रोपिक. अब आप देख लीजिए सिमेट्री बन करके आ गई है. हर एक प्रोसेस के पहले आइसो वर्ड लगा हुआ है. यहाँ पे वॉल्यूम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, बारिक मतलब प्रेशर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, एंट्रोपी मतलब एस. बात करें कि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ जीरो होगा, जैसे कि एडियाबैटिक में ये हीट एक्सचेंज जीरो है, आइसोकोरिक में ये W वर्क डन ये ज़ीरो होता है, आइसोबारिक में डेल्टा P ज़ीरो होता है. भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा P ज़ीरो होगा. एंड आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा U ये ज़ीरो होता है. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पर अगर इन कंडीशंस को ध्यान में रख करके चले तो कुछ न्यू स्टोरी निकल करके आती है, उस पर बात करेंगे. Q इक्वल टू जो होता है वो होता है डेल्टा U प्लस W. ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है. बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फॉर आइसोकोरिक, देन W ज़ीरो होगा, तो जो Q होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा. मतलब जो हम हीट देंगे दैट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. नाउ अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो यहाँ पर जो डेल्टा U है वो ज़ीरो होगा, सो Q जो है वो W के बराबर होगा. जो भी आप हीट दोगे ड्यू टू दैट सिस्टम में वर्क होगा. एडियाबैटिक प्रोसेस में Q ज़ीरो होगा तो डेल्टा U प्लस W ज़ीरो होगा, या यू कैन से डेल्टा U ये जो होगा माइनस W के बराबर होगा. आप नोटिस कर रहे होगे कि इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बन के नहीं आ रही हैं. डेल्टा P इक्वल टू ज़ीरो, इससे कोई हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा इन दिस इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो डायरेक्टली प्रेशर से रिलेट होती हो. हालांकि Q है जो प्रेशर से रिलेट होती है, बट उसके लिए हमें एंथैल्पी को जानना होगा जो कि केमिस्ट्री का सेगमेंट है, हो सकता है आपको पता भी हो. इसलिए इस पार्ट को हमने Na लिख दिया, नॉट अप्लाइड. अब इसके बाद में हम यहाँ पर और भी कुछ स्टोरीज है उनकी बात करेंगे, जैसे कि dP बाई dV की. ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. dP बाई dV ये यहाँ पे कितना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, dV ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिवाइड में जो आ रहा है वो ज़ीरो है, सो इट विल बी इनफाइनाइट. इसके बाद में अगर हम आइसोबारिक में बात करें तो dP ज़ीरो है, इट विल बी ज़ीरो. आइसोथर्मल में मैं आपको निकाल करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये माइनस P बाई V के बराबर होता है. एंड इन एडियाबैटिक ये माइनस गामा, देन वही सेम टू सेम P बाई V.
इससे आपको हिंट मिली होगी कि थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है? ये गामा मल्टीप्लाई में आ रहा है, गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए dp/dv इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी मोर कंपेयर टू आइसोथर्मल। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, माइनस को इग्नोर किया है मैंने। ये क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आप ग्राफ में एनालिसिस आसानी से कर पाओगे। ग्राफ कौन सा? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो dp/dv ही होगा ना। तो dp/dv के बारे में यहाँ पर मैंने बताया। दूसरा एक बात और आपको आसानी से समझ में आएगी, दैट विल बी बल्क मॉडुलस। ये कैसे? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्क मॉडुलस ये होता है dv/, बल्क मॉडुलस थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, मान लेते हैं आपने dp प्रेशर अप्लाई किया, तो उससे वॉल्यूम चेंज होता है। dv वॉल्यूम मान लेते हैं चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई v, ये वॉल्यूम का रिलेटिव चेंज है। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यही बल्क मॉडुलस होता है। यहाँ पे ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ऑल आर इन मैग्नीट्यूड। सो यू कैन चेक आउट कि यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस है उसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें dp/dv आएगा। यहाँ पर एक माइनस और कंसीडर किया जाता है, रीज़न बीइंग प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एक साथ इंक्रीज या एक साथ डिक्रीज़ नहीं करते। एक इंक्रीज़ करता है तो दूसरा डिक्रीज़ करता है। और भी बहुत सारे यूज़ हैं इस dp/dv के, उन पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया है। इस पूरी स्टोरी में एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस हिडन हैं एंड स्पेशली मैचिंग वाले। यू कैन से जेईई एडवांस के पॉइंट से ये स्टोरी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मेंस, क्योंकि वहाँ पे मैचिंग वगैरह ज़्यादा स्कोप रहता है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, बस यहाँ पर इस कॉलम में जितनी रोज़ हैं इनको रिसफल कर देंगे, यहाँ इनको रिसफल कर देंगे, कहेंगे मैच कराइए। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हालांकि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बस अंतर इतना आएगा कि 1 to 1 होगा, मैचिंग एक का बहुत सारे लोगों से नहीं होगा। अब देख लो, पहले वाले में कह रहे हैं प्रेशर वेरीज इन्वर्सली विद वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स में है, तो बताइए यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है? PV = nRT, जस्ट लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q = delta U + W is valid in all the thermodynamic processes. Similarly, PV = nRT also valid in all kind of thermodynamic processes. So, if pressure is inversely proportional to the volume, what we can say? कि P is equal to some constant divided by volume. यहाँ पर रख के देखिए, K divided by V, then multiplied by V, then nRT. ये कैंसिल हो जा रहा है, T का जो वैल्यू आ रहा है ये K डिवाइड बाई NR आ रहा है, NR और K ये सब इटसेल्फ एक कांस्टेंट ही है। साबित हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस बात का इनडायरेक्ट मीनिंग ये है। तो प्रोसेस कौन सी हुई? आइसोथर्मल हो गई। ए का जो मैचिंग है वो थर्ड हो गया। नाउ बी वाला देख लीजिए, कह रहे हैं हीट एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है गोज पार्टली इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क। ये बात आइसोबारिक में है, क्योंकि आइसोबारिक में ही यहाँ Na लिखा है। यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, यहाँ और यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है। बट अंतर ये है कि यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब हुई है सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग गई है, और यहाँ जो एब्जॉर्ब हुई है वो सारी की सारी वर्क को करने में लग गई है। दोनों काम हुए हों ऐसा यहाँ पे हुआ है। सो जो ये आपका है हीट एब्जॉर्ब, ये आइसोबारिक फोर्थ ऑप्शन में दिया है, उसको बिलोंग करेगा। एक मैंने ट्रिक भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था
वो मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, Q और डेल्टा U और W। ये बात सही है कि इन दिस प्रोसेस कोई भी ज़ीरो नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों कोई भी वैल्यूज़ इनको असाइन करी जा सकती है, नहीं। दे विल बी इन अ सर्टन रेशियो। वो रेशियो क्या होता है, डेल्टा यू के नीचे F लिखना है, W के नीचे 2 लिखना है। मतलब डेल्टा यू की वैल्यू अगर F के बराबर है तो W की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो Q की वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से दोनों का टोटल। अगर हम F की वैल्यू को 3 लेके चलें तो 5, 3 और 2 का रेशियो मेंटेन रहेगा, Q और डेल्टा U प्लस W। मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर किसी प्रोसेस में आपने 5 जूल की हीट दी और 2.5 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और 2.5 जूल वर्क हो गया, यहाँ पे भी देखो कोई भी चीज़ जीरो नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि इतनी देर में हो सकता है आपने ये पिक्चर क्रिएट कर ली हो कि जहाँ कोई भी जीरो ना हो वो आइसोबारिक होगी। आपने वाइसा वर्सा कर दिया ना। एक्चुअली आइसोबारिक प्रोसेस में कोई भी जीरो नहीं होता एमंग Q डेल्टा U एंड W। इट डजेंट मीन कि कोई भी जीरो नहीं है तो वो प्रोसेस आइसोबारिक होगी। मैंने कहा कंप्लीट स्टोरी ये है कि कोई भी जीरो नहीं होगा एंड साथ ही साथ इनके बीच में एक सर्टन रेशियो फॉलो होगा लाइक दिस। तो अगर Q U और W तीनों ही जीरो नहीं है बट वैल्यूज़ ये ऐसे दे रखी गई हैं तो ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाएगा कि ये कौन सी प्रोसेस है, ढूंढ के बताओ। और ये जो भी प्रोसेस है उसके लिए पॉलीट्रॉपिक अगर प्रोसेस मान करके चले तो उसका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बताओ। यह बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, होमवर्क में ले लीजिए। जे एडवांस के एस्पेरेंट हैं आप अगर तो इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं आप हमसे, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस वाले की बात करें, हाँ यहाँ पे मैं ये बता तो दूँ कि अगर आप 5 जूल की हीट देते और होता क्या कि उसमें से 3 जूल इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगती और 2 जूल वर्क को करने में लगती, W की वैल्यू होती, देन वी से कि ये जो प्रोसेस है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी आइसोबारिक। क्लियर हुआ? आई मीन डेल्टा U बाई W की जो वैल्यू है अगर ये 3/2 है देन वी से कि ये प्रोसेस आइसोबारिक है। बट अगर डेल्टा U बाई W जैसे यहाँ 3/2 नहीं है, यहाँ 1 है, ये प्रोसेस आइसोबारिक नहीं है। ये प्रोसेस कोई और हो सकती है, हो सकता है प्रोसेस एग्जिस्ट ही ना करे, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। एनीवे सी में आइए, कह रहे हैं हीट इज नाइदर अब्जॉर्ब नॉर रिलीज। ये Q0 की बात कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज ही नहीं हुआ है। ये एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में इतना रस लेकर के आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। 1 या 2 कर लिए आंसर आ जाता है समझ में उतने से ही। A का 3, B का 4, बस इतने से देख लो आपको आंसर दिख जाएगा। अब यहाँ पर हम फुर्सत में हैं तो रिवाइज करा रहे हैं, तो थ्योरी भी कर ले रहे हैं और पूरा रस लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे नो वर्क इज़ डन ऑन और बाई, मतलब न गैस पे कोई वर्क हो रहा है ना गैस कोई वर्क कर रही है, W 0 है। देखो ये कहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस की करस्पॉन्डिंग है, D आइसोकोरिक। क्लियर हो गया? नाउ अभी हमने कहीं पर ग्राफ को पिक्चर में नहीं इंक्लूड कराया, वो करा लेते हैं ताकि थोड़ा और मुश्किल हो जाए और ये फिर क्वेश्चन जो है ये भी हो जाए। इस क्वेश्चन में कहीं ग्राफ तो नहीं बना हुआ है बट इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड है। चलिए तो हम क्या करेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम की एक्सेस बनाएंगे और इस PV प्लेन में जितनी भी ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है सबके लिए एक साथ ग्राफ बनाएंगे। आइसोकोरिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा वॉल्यूम ये कांस्टेंट है, देख लीजिए। अगर आप ऐसी लाइन बनाते तो इसमें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये नहीं चलेगा। ये लाइन इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ बात अलग है कि प्रेशर यहाँ चेंज हो रहा है तो होने दो। वॉल्यूम कांस्टेंट है मीन्स ये जो लाइन है
ये आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ थिंक, ये वाली लाइन यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ से आप आगे को आ रहे हो या पीछे को आओ, वॉल्यूम में चेंज आएगा बट क्या नहीं चेंज होएगा? प्रेशर। तो ये जो आपका लाइन है ग्रीन वाला, इसको आप आइसोबारिक बोलेंगे, और जो रेड वाला है उसको आप आइसोकोरिक बोलेंगे। अभी दो प्रोसेस रह गई, एक एडियाबैटिक, एक आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक की बात कर लेते हैं, नहीं पहले आइसोथर्मल की कर लेते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है, एंड हम बात करने जा रहे हैं फिलहाल आइसोथर्मल की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मानना पड़ेगा। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इन्वर्स में होगा, प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आप ऐसा मान लीजिए कि प्रेशर पहले 2 है और फिर ये 3 हो गया, तो ऐसा कुछ माइट भी हुआ होगा कि वॉल्यूम पहले 3 रहा होगा फिर वो 2 हो गया होगा। देख लो, दोनों ही परिस्थिति में प्रोडक्ट 6 आ रहा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर P और V की जो वैल्यूज है 2 एंड 3, इसको अगर आप बनाएं तो P की वैल्यू कम और V की वैल्यू ज़्यादा लेनी है। कर लेते हैं ऐसा, P की वैल्यू कम, V की वैल्यू ज़्यादा। V को मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, अब P को उतना ना ले जाओ, नीचे रखो थोड़ा। V की वैल्यू को ज़्यादा रखा है 3 और P की वैल्यू कम। यहाँ पर कोई पॉइंट आपने एज्यूम कर लेना है, एंड इसके बाद में ये जो 3 एंड 2 है इसमें P की वैल्यू को ज़्यादा रखना है। यहाँ पर ये P का वैल्यू है एंड ये V का वैल्यू है। V की वैल्यू कम है, P की वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट मिल गया आपको। अब आप इन दोनों पॉइंट को ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते, ये तो स्ट्रेट लाइन की करस्पॉन्डिंग सिचुएशन हो गई ना। स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका इक्वेशन पी वी इक्वल टू या एक्स वाई इक्वल टू के तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इनको आप ज्वाइन करेंगे बट सीधा सीधा नहीं करेंगे, और अगर आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट सिलेक्ट करके ज्वाइन करें तो समझ पाओगे कि इसकी जो स्टोरी होगी वो ऐसी होगी। ये हमने जो बनाया है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है, इसीलिए इसको आइसोथर्म भी कहा जाता है। एडियाबैटिक का रह गया सबसे मुश्किल वही है। उसके लिए करना क्या है, इसी आइसोथर्मल या आइसोथर्म को पकड़ लेना है और इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कर देना है। कैसे, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करें, ध्यान दीजिएगा। ऐसे रोटेट करिए जैसे मैंने सेंस बनाया। ये यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज, नो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा देखिएगा, ये न्यू ग्राफ बन गया, और ये जो अब ग्राफ बनेगा इट विल बी फॉर एडियाबैटिक। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो ग्राफ आपने बनाए हैं थोड़ी सी एनालिसिस और रिक्वायर्ड है। इधर आप एडियाबैटिक कहीं लिख लो। क्या रिक्वायर्ड है कि मैंने कहीं एरो नहीं बनाया, सब जगह एरो बनाने होंगे। ये जो मैंने एरो बनाए हैं आप बताओ देख करके, इनमें कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, बस ये देख लो। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे आइसोबारिक एक्सपेंशन, इसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और यहाँ पर अब देखिएगा एरो कैसा मैं बना रहा हूँ। ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया और ये ऐसे बनाया। बताइए इन सब में वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? वॉल्यूम घट रहा है। ये कंप्रेशन है, इसका जो नाम होगा व्हाट विल बी दैट, ये होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। दिस इज व्हाट, आइसोथर्मल कंप्रेशन। दिस इज व्हाट, आइसोबारिक कंप्रेशन। ठीक है। जो अगर थोड़ा मैथमेटिकल होना चाहो रिगार्डिंग दिस ग्राफ,
तो पॉसिबिलिटी है इसकी यहाँ से, मैंने कहा था, देख लो। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम स्लोप की बात करें तो दोनों के बराबर नहीं है, स्लोप ज़्यादा है किसका, एडियाबैटिक का। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो टेंजेंट फॉर आइसोथर्मल, इट विल बी ऑफ दैट काइंड। चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट किया और अब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आइसोथर्मल यानी ब्लैक वाले पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इट विल बी ऑफ दैट काइंड। एंड अगर हम एडियाबैटिक की बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा जो टेंजेंट है उठा हुआ है, वर्टिकल हो गया है। रिलेटिवली वर्टिकल टेंजेंट इज इन केस ऑफ एडियाबैटिक, वर्टिकल लाइंस इनका स्लोप ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब आपको यही करना था, क्या, ब्लैक वाले ग्राफ को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना था। तो आपको ये पिंक वाला ग्राफ मिल जाएगा, दैट विल बी ऑफ ग्रेटर स्लोप इन मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट फॉर एडियाबैटिक। नाउ देखिएगा ध्यान से, अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के चेंजेस के परसेप्शन में बात करें तो अगर हम आइसोथर्मल कर्व को फॉलो करें तो भी प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है, और यहाँ पे भी लगभग वैसा ही है। मतलब अगर इधर आओ तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और इधर आओ तो भी वही हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन दोनों में इक्वलिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज कंसीडर करें, यहाँ से यहाँ अगर आप आए, वॉल्यूम में सेम अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, इस ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आए या सी पॉइंट पे आए, दोनों ही परिस्थिति में वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा वी के बराबर है और वो सेम है। बट क्या प्रेशर का चेंज दोनों ही में सेम है? नहीं ना। आप हमें बताओ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। आइसोथर्मल की करेस्पॉन्डिंग बात करें तो ये है प्रेशर का चेंज। और अगर हम बात करें एडियाबैटिक का तो प्रेशर का चेंज ज़्यादा है। ये बात आपको वहाँ से भी समझ में आ रही थी कि dp बाई dv ये मोर है एडियाबैटिक के लिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे ऑल टाइम व्हाट विल हैपन, dp ज़्यादा होगा, dv कम होगा। अगर dv दोनों के लिए सेम है तो dp इन मैग्नीट्यूड विल बी मोर फॉर एडियाबैटिक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सपोज करिए कंप्रेशन, ठीक, और हम सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज कंसीडर कर लें। सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज कंसीडर करने का मतलब ये कि हमने एक ऐसी लाइन बनाई, ए पॉइंट पर आप प्रेशर देख लो, ए पॉइंट पर प्रेशर यहाँ पर आप कुछ सपोज करिए 2 लिख लो, और बी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर बात करें तो प्रेशर कुछ ज़्यादा होगा 3। ये जो चेंज है प्रेशर का ये दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। हियर सेम प्रेशर चेंज इन बोथ द प्रोसेस, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो। क्या वॉल्यूम का चेंज भी दोनों में सेम है? हाँ, ये बात सही है कि दोनों ही परिस्थिति में प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन जो वॉल्यूम कम हुआ है दोनों में सेम अमाउंट में डिक्रीमेंट हुआ है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो ब्लैक वाला जो कर्व है इसमें वॉल्यूम देखिए इतना बैक आया है, जबकि पिंक वाले में आप देखिए ये जो सी पॉइंट है ये ए की तुलना में लेफ्ट में है। तो हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे रहा हो, थोड़ा सा ऐसे बना लूँ, अब देखिए लग रहा है थोड़ा सा है तो लेफ्ट में, थोड़ा सा ही है, लेकिन मतलब सी का जो वैल्यू है, सी के लिए जो वी का वैल्यू है वो ए से लेस तो है, लेकिन रिलेटिवली उतना लेस नहीं है जितना ब्लैक वाले के लिए, यानी कि आइसोथर्मल के लिए। मीन्स कंप्रेशन के दरमियान अगर हम सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज चाहते हैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज कराना चाहते हैं तो आइसोथर्मल में वॉल्यूम ज़्यादा कम करना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना हार्ड है, इसीलिए रॉन्ग हो गया।
ये अनफॉर्चुनेटली एनटीए वालों ने जो आंसर दिया ये रॉन्ग हो गया। वो इसीलिए हो गया, कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं है, होता है जल्दबाजी में। इस तरह से अगर हम एरो पलट दें या सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज को न लेकर के सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज लेने लग जाएं तो इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी वैरायटी हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर जैसा इन्होंने लिखा है उसी को देख करके अगर हम आंसर करें तो एनटीए के द्वारा प्रोवाइडेड आंसर रॉन्ग है, सही आंसर आपकी स्क्रीन पे है। देख लेते हैं क्या है असर्शन। विद द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक। प्रेशर को इंक्रीज करना है, ये एक कर्व बनाया और ये एक कर्व बनाया। आप समझ गए होंगे कौन सा कर्व यहाँ पर एडियाबैटिक है और कौन सा कर्व यहाँ पे क्या कहते हैं आइसोथर्मल है। ये वाला जो कर्व है जो उठा है, जो रिलेटिवली वर्टिकल है वो एडियाबैटिक है और जो रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल है वो आइसोथर्मल है। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर, दोनों में ही देख लो जैसा मैंने एरो बनाया है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। क्या वॉल्यूम का जो चेंज है सेम अमाउंट से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दोनों में? नहीं। यहाँ जो आइसोथर्मल है इसमें वॉल्यूम पीछे जा रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से जा रहा है, मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल। ये सही लिखा है स्टेटमेंट। अब बनाने वाले ने जल्दबाजी में कुछ दाएं बाएं किया होगा, हो सकता है क्वेश्चन बाद में बोनस हो गया हो। तो यहाँ पे हो सकता है आइसोथर्मल एडियाबैटिक इनको आगे पीछे कर दिया हो, मोर की जगह लेस एज्यूम कर लिया हो। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंस। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से चीज़ें हमसे भी कभी कभी रिलेटिवली दाएं बाएं हो जाती हैं। वही हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है मैं अपने पूरे होश हवास में कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है, इसको मैंने ट्रू कर दिया। नाउ इन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नहीं, ये नहीं होता है। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है और रीज़न अपने आप में सही भी है। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मैंने आपको कहा क्या कि dp बाई डी वी ये इन केस ऑफ अगर एडियाबैटिक बात करें तो माइनस पी बाई वी होता है, और इन केस ऑफ आइसोथर्मल बात करें तो माइनस पी बाई वी होता है, एंड इन केस ऑफ एडियाबैटिक ये गामा के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कहानी आई कैसे? तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मूल या मेन इक्वेशंस हैं फॉर आइसोथर्मल एंड फॉर एडियाबैटिक। इनसे ही आया है ये वाला स्टोरी। अब आप सोचिए कैसे ये स्टोरी विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस डेवलप होगा। बड़ी आसान सी बात है भाई मेरे। ये जो इक्वेशंस है दीज आर द इंटीग्रल इक्वेशंस एंड इफ़ यू वांट दैट कि डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आप नहीं जानते? गणित में तो आपने पढ़ा होगा, पूरा एक चैप्टर ही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही होता है। और अगर आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उस पॉइंट से ये चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गणित की आधी किताब में तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही चलती है। तो आप या तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा, नहीं कर पा रहे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएट ऐसे ही कर दो तो भी आ जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन, इसलिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर लॉग लिए ले जा रहा हूँ, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया है। और अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एल एन पी प्लस एल एन वी इक्वल टू एल एन के हो जाएगा। नाउ आपको जानकारी होगी कि एल एन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता तो है, बट बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये कहो कि इसका डिफ्रेंशिएशन dx/x होता है। क्योंकि मैंने जब पूछा एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो मैंने आपसे बताया नहीं था कि किसके रिलेटिव में, इसलिए आपको ये 1/x ओनली बोलना ठीक नहीं है। dx इंटू 1/x या dx/x बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो एल एन पी का डिफ्रेंशिएशन dp/b और एल एन वी का डिफ्रेंशिएशन dv/b, आगे 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से dp/dv
यह आ जाएगा माइनस पी बाई बी। और इसको अब आप स्वयं से करिए। इसके लिए जब यही स्टेप आप फॉलो करेंगे डी पी बाई डी बी माइनस गामा पी बाई बी आएगा। ये प्रूफ भी हो गया। और यही गामा का जो एडिशनल फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट हैपनिंग, दिस काइंड ऑफ हैपनिंग। कि एडियाबैटिक के लिए जो ग्राफ है ये थोड़ा सा वर्टिकल है, रिलेटिवली वर्टिकल होने की वजह से ही तो ऐसा हुआ। कैसा हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इन बोथ केसेस बट वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल। तो ये इनडायरेक्टली असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर वी हैव टू टिक फॉर ऑप्शन 3। आई डोंट थिंक कि और क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो आगे के सवाल हैं वो दूसरी हेडिंग पे हैं जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।